Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न एज की। पोस्ट मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर दैट स्टार्टेड इन 1922 एंड रनिंग स्टिल टुडे। आज भी ये एज हमारा चल रहा है, वर्तमान में जो एज चल रहा है ये पोस्ट मॉडर्न एज ही है। अब दोस्तों ये जो एज चल रहा है इस समय आप जानते होंगे कि इस समय दो जेनर्स जो है वो बहुत ज्यादा पीक पर है, एक्सट्रीम पर है, और या फिर ये कह लीजिए कि इनकी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर है। वो कौन सी फील्ड है? एक तो फील्ड ऑफ फिक्शन एंड द सेकंड इज पोएट्री। फिक्शन और पोएट्री के क्षेत्र में इस समय काम चल रहा है। काम चल रहा है का मतलब कि जो इस समय जोन में है, जो इस समय करंट में जो राइटिंग स्किल्स, जो चीज हमें उभरती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि एक तो फिक्शन के फील्ड में और दूसरा पोएट्री के फील्ड में। तो ये चीज ध्यान रख लेना, पोस्ट मॉडर्न एज जो इंग्लिश लिटरेचर का है उसमें किस जोन में सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है, तो आपका आंसर होगा फिक्शन के फील्ड में। उसके बाद पोएट्री का फील्ड आता है, फिर अदर्स आते हैं दोस्तों, फिर ड्रामा एंड अदर्स आते हैं। तो स्पेशली इसमें इस पर काम हो रहा है। अभी जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसका क्या कारण रहा? जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोई भी एज जो आता है उसके पीछे एक रीजन रहता है, रिएक्शन रहता है। और रिएक्शन किसका रहता है? रिएक्शन रहता है पास्ट के एज का। और पास्ट का एज कौन सा था? मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो वो मॉडर्न एज आया हमारा इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसको एक रिजेक्शन किया। किसने रिजेक्शन किया? उसका रिजेक्शन किया पोस्ट मॉडर्न एरा ने। पोस्ट मॉडर्न एरा ने उसका रिजेक्शन किया था। जो मॉडर्निज्म मूवमेंट का था उसका रिजेक्शन इन्होंने किया था। कारण क्या था? कारण वही एक्सिस ऑफ मॉडर्न पोएट स्टाइल। जो मॉडर्न स्टाइल का एक्सिस हो गया था। अब इसमें क्या बदलाव हुआ, कैसे ये मूवमेंट हमारा आगे आया और किस प्रकार से इस मूवमेंट ने एक अलग रफ्तार पकड़ी दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में। जो हम जिसकी बात करते हैं, ये जो हमारा एज है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एज। ये जो एज है दोस्तों ये कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस ऑफ राइटर्स, द एज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का एक एज था। इसमें जो राइटर्स थे वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस दिखाई दिए। किस चीज को लेकर कॉन्शियस दिखाई दिए? कॉन्शियस दिखाई दिए समाज के मुद्दों को लेकर, सामाजिक प्रतिक्रियाओं को लेकर, उनको लेकर ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। तो ये एज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस भी कहलाता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? एज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस के रूप में भी इसको हम बोलते हैं। और ये जो एज है दोस्तों जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म की तरह ही काफी उन आइडियाज को फॉलो करता है। ये रिजेक्शन करता है किस चीज का? जो कि सुपरस्टिशियस, आपने देखा होगा कि कुछ बिलीफ्स, नोशंस रहे पास्ट में जिनको लेकर कविताएं लिखी गई थी या फिर वर्क लिखे गए थे, उन चीजों का एक तरह से पूरी तरह से खंडन कर देता है। अब ये एज मॉरलिटी प्ले वाला एज नहीं है, ये एज मेरिकल प्लेस वाला एज नहीं है, ये एज है कंटेम्परेरी इश्यूज वाला एज। ध्यान रखना, ये जो पोस्ट मॉडर्न एज है इसमें हम जो रिलीजियस बिलीफ्स वगैरह है उन पर आधारित वर्क या पोएट्री आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको वर्क जो पढ़ने को मिलेंगे वो मिलेंगे कंटेम्परेरी इश्यूज के। कंटेम्परेरी इश्यूज जो समकालीन मुद्दे चल रहे हैं हमारे समाज में। अब मुद्दे कैसे चल रहे हैं? फेमिनिस्टिक अप्रोच हमें दिखाई पड़ती है, वो इसमें मिलेगा। इसके अलावा जो एक उभरता हुआ यूथ दिखाई पड़ता है वो मिलेगा। और एडवांसमेंट ऑफ लाइफ, जो जीवन का बढ़ता हुआ स्वरूप है वो देखने को मिलेगा। लव रोमांस पर आधारित जो है एक जो ट्रेंड्स है वो उपन्यासों का चल रहा है, तो वो उपन्यास आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का जो पोस्ट मॉडर्न एज है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में एडवांसमेंट पर वर्क हो रहा है। एडवांसमेंट पर यानी कि एक एज ऑफ मशीनरी जिसको हम बोलते हैं उस पर काम हो रहा है। इसमें साइंस में साइंस फिक्शंस पर काम हो रहा है। और इसके अलावा इसमें लव, रोमांस, फैंटेसीज, वो सारी चीजें इसमें रिप्रेजेंट की जाती हैं जो हमारा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है। जैसे कि आपने मॉडर्न एज में अभी पढ़ा, टीएस इलियट को बताया था मैंने, टीएस इलियट का वेस्टलैंड जो है वो रियलिटी को दर्शाता है, रियलिज्म को दर्शाता है। यहां पर भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं
जो ये पोस्ट मॉडर्न एरा है, इसमें भी बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, सीरियस इश्यूज हैं, समाज के बहुत सारी चीजें हैं और कुछ इविल्स ऑफ सोसाइटीज जो हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, उन पर आधारित वर्क इस एज में लिखे गए। जो ये पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है हमारा, तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग एज है इसमें। और अगर जो हम बात करें लिटरेरी थ्योरीज के फील्ड में, तो भी ये अपने आप में एक्सट्रीम है। तो ये एज अपने आप में एक एज है। तो दोस्तों ये जो एज है, ये एज हम कहेंगे एज ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी। एज ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था सेल्फ कॉन्शियसनेस, ध्यान रखना। एक तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का एज है और दूसरा एज ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी। खुद को दर्शाना, खुद को दर्शाना मतलब अपने आप को दर्शाना, अपने से जुड़े लोगों को दर्शाना और उस समाज को दर्शाना। दोस्तों जो समाज हमारा वर्तमान में चल रहा है, उस समाज को दर्शाना इस एज में देखने को मिला। तो दैट इज द रीजन दैट दिस एज इज कॉल्ड द एज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, द एज ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। जो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी होती है उसको इसमें हमें देखने को मिलता है। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी हमें इस एज में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों इस एज में, ये जो एज हमारा रहा, इस एज में आयरनी एंड पैरोडी का बहुत अच्छा यूज किया गया। ध्यान रखना, ये जो एज था, जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर हमारा रहा, इसमें आयरनी और पैरोडी का बहुत बहुत अच्छा यूज हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो पोस्ट मॉडर्न एज था, इसमें हर तरह का लिटरेचर आपको देखने को मिलेगा। और लिटरेचर में, साहित्य में, इसमें डाउन टू अर्थ सोसाइटी को ज्यादा रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ऐसे लोग जो अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं, अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब गरीब वर्ग हो या अमीर वर्ग हो, समाज के प्रति जो उनका लगाव है, समाज के प्रति उनकी जो सोच है, समाज के प्रति जो वो एक एडवांसमेंट की सोच रखते हैं, वो चीज हमें देखने को मिलती है इस एज में। पोस्ट मॉडर्न एरा में वो एक चीज हमें स्पेशली देखने को मिलती है। और इसके अलावा दोस्तों ये जो एज है हमारा, जो पोस्ट मॉडर्न एज की हम बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या चीज देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलती है एक जो इमेजरी की बात हम करें, कल्पना शक्ति की बात करें, तो किस प्रकार की, जैसे मॉडर्न एज में हमने देखा कैसी कल्पना यूज की थी, विविड इमेजरी यूज की थी। मॉडर्न एज में रियलिस्टिक थी, हाई थी। और यहां पर अगर हम पोस्ट मॉडर्न एज की बात करें तो इमेजरी भी हमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की ही देखने को मिलती है। कहने का मतलब जैसा समाज वैसी ही समाज की कल्पना को इसमें दर्शाया जाता है, उसी कल्पना के रूप में इसमें चीजों को दर्शाया जाता है। ये जो एज हमारा पोस्ट मॉडर्न एज जो है, इसमें समाज की वास्तविक चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो समाज में वास्तविक रूप से घटित होती हैं, उन बातों को इस एज में दर्शाया जाता है। अब इस एज की एक और खासियत है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंटरटेक्सुअलिटी। ध्यान रखना इस वर्ड को, इंटरटेक्सुअलिटी पूछा जाता है। इंटरटेक्सुअलिटी इज द मेन फीचर्स ऑफ डैश एज, इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ डैश एज। ये इस एज के एक मेन फीचर्स में से आता है इंटरटेक्सुअलिटी। क्या है ये इंटरटेक्सुअलिटी? किसको बोलते हैं इंटरटेक्सुअलिटी? दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, कंपैरेटिव स्टडी इन लिटरेचर, आप क्या करते हैं कि कभी कभी आप एक साहित्य से दूसरे साहित्य की तुलना करते हैं और एक राइटर से दूसरे राइटर की तुलना करते हैं। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए एक हमारा जोन है नॉवेल का, एक है प्ले का, और उसके कैरेक्टर्स, उसकी थीम, उसका स्टाइल, अगर जो हम उसको कंपैरिजन करते हैं एंड वी मेक अ कंपैरेटिव स्टडी, और हम उसका एक कंपैरेटिव स्टडी बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्सुअलिटी। उसको इंटरटेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों लिटरेरी फॉर्म्स के लिए भी ये अच्छी तरह याद कर लेना, तैयार कर लेना कि व्हाट इज इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी क्या होता है, किसको इंटरटेक्सुअलिटी बोलते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर।
जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लिटरेचर है फ्रॉम वन जॉन टू अनदर जॉन और फ्रॉम द सेम जॉन, बिटवीन द सेम जॉन्स, या तो उसमें दो जॉन्स के बीच में, अलग अलग जॉन्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटरटेक्सुअलिटी, उसको इंटरटेक्सुअलिटी कहा जाता है। ठीक है, उसको इंटरटेक्सुअलिटी हम यूज करते हैं। अब दोस्तों ये इंटरटेक्सुअलिटी वन ऑफ द मेन फीचर रही किस एज की, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मेन फीचर्स है इंटरटेक्सुअलिटी। पैस्टिक, ये जो पैस्टिक है, पैस्टिक बहुत अपने आप में एक एक्सट्रीम, एक स्पेशल फीचर है किस एज का, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का ये फीचर है पैस्टिक। अब पैस्टिक को हम जाने कैसे दोस्तों, पैस्टिक को हम एक काम करते हैं, पैस्टिक को हम तोड़ लेते हैं पेस्ट से, और पेस्ट मतलब क्या होता है, पेस्ट मतलब होता है चुपकाना। तो दोस्तों यहीं पर इसका मीनिंग भी निकल जाता है टू कंबाइन, टू कंबाइन जोड़ देना, ज्वाइंट कर देना। ठीक है, किस चीज को ज्वाइंट कर देते हैं, इसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। तो इसमें आप याद क्या रखेंगे, टू कंबाइन मल्टीपल एलिमेंट्स, टू कंबाइन मल्टीपल एलिमेंट्स। जो मल्टीपल एलिमेंट्स है उनको कंबाइन करना पैस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है, पैस्टिक। पैस्टिक क्या होता है दोस्तों, पैस्टिक होता है टू कंबाइन मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स को कंबाइन करना पैस्टिक कहलाता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड पैस्टिक। क्या होता है पैस्टिक, व्हाट इज पैस्टिक, टू कंबाइन मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट्स को कंबाइन करना। अब ये मल्टीपल एलिमेंट्स होते कौन से हैं दोस्तों, किस रूप में ये मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, उनको हम एक साथ जोड़ते हुए देखते हैं तो वो बन जाता है पैस्टिक। और पैस्टिक जो है इस एज का वन ऑफ द मेन फीचर्स माना जाता है। जो पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है उसमें पैस्टिक का एक स्पेशल रूप में आप कह सकते हैं कि एक स्पेशल यूज हमें पैस्टिक का देखने को मिलता है, किसमें, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में। तो आई होप कि ये पैस्टिक भी आपके क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसके बाद एक और फीचर इसका आता है मेटाफिक्शन। ये जो एज है, मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन भी इस एज का, पोस्ट मॉडर्न एज का एक मेन एलिमेंट है, मेटाफिक्शन होना। अब दोस्तों ये मेटाफिक्शन क्या होता है, किसको हम मेटाफिक्शन कहते हैं, इसमें मेटाफिक्शन का मतलब क्या होता है, मेटाफिक्शन का मतलब होता है कि एडवांसमेंट द अथॉरिटी ऑफ ए राइटर जो होती है, जो एक राइटर की हमें कला देखने को मिलती है। ठीक है, और वो मेटाफिक्शन के रूप में हमें यहां पर दिखाई पड़ती है। मतलब एक ऐसी राइटिंग स्किल जो एक यूनिक वे ऑफ राइटिंग स्किल है, यूनिक वे ऑफ राइटिंग स्किल हम इसको बोल सकते हैं। और द गुड वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी नरेशन है। तो नरेशन का एक कुल मिलाकर जिसको आप सिंपल शब्दों में कहें तो दोस्तों प्रेजेंटेशन, जो ये प्रेजेंटेशन है, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे ऑफ नरेशन, द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, द वे ऑफ नरेटिंग, दैट इज कॉल्ड मेटाफिक्शन, वो मेटाफिक्शन है। तो मेटाफिक्शन जो स्पेशली एक यूनिक वे हमें देखने को मिलता है नरेशन का, किसी चीज को नरेट करने का, इन विच एज वी फाइंड दिस पर्टिकुलर फीचर इन द पोस्ट मॉडर्न एज। कौन से एज में ये चीज देखने को मिलती है, पोस्ट मॉडर्न एज में ये चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न एज में देखने को मिलती है ये चीज। अब दोस्तों इसके बाद एक फीचर इसमें हमारा आता है फैब्यूलेशन। फैब्यूलेशन, फैब्यूलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। ध्यान रख लेना, इन सभी फीचर्स को अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा पैस्टिक किस एज का वन ऑफ द मेन फीचर्स है, तो आपका आंसर होगा पोस्ट मॉडर्न एज। इंटरटेक्सुअलिटी किस एज का फीचर है, पोस्ट मॉडर्न एज। मेटाफिक्शन किस एज का फीचर है, आपका आंसर होगा पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है ना, पोस्ट मॉडर्न एज। इसके अलावा फिर फैब्यूलेशन पूछा जाए तो फैब्यूलेशन क्या है, फैब्यूलेशन भी इसी एज का वन ऑफ द मेन फीचर है। दोस्तों फैब्यूलेशन को अगर तो हम बात करें तो ये पैस्टिक से और एक तरह से इमेजरी से आपस में कनेक्ट होता है, पैस्टिक और इमेजरी का आपस में कनेक्ट करता है फैब्यूलेशन। लेकिन ये जो फैब्यूलेशन है, फैब्यूलेशन में हमें देखने को मिलता है अ काइंड ऑफ ग्रैंड इमेजरी।
और जिसको हम मैजिकल इमेजरी भी बोल सकते हैं, एक जादुई कल्पना शक्ति जो होती है, तो वो हमारी फैबुलेशन में हमें देखने को मिलती है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कह लें, जो किसी भी फिक्शन का, किसी भी प्ले का जो एक स्ट्रक्चर निर्धारित किया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें पूरा स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। रोल ऑफ नैरेटर होता है, कैरेक्टर्स प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज सेटिंग होती है, वो सभी चीजें एक मैजिकल मिथ के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो वही बनता है, दिस इज कॉल्ड फैबुलेशन। ये क्या बनता है? फैबुलेशन इसको बोलते हैं। और दोस्तों अगर जो हम इस टर्म की बात करें, फैबुलेशन की बात करें, तो ये फैबुलेशन आया कहां से? रॉबर्ट स्कॉल्स नाम के एक राइटर हुए हैं, ठीक है ना। रॉबर्ट स्कॉल्स क्या राइटर हुए हैं? रॉबर्ट स्कॉल्स। याद रख लेना, रॉबर्ट स्कॉल ने टर्म फैबुलेशन को कॉइन किया है। द टर्म फैबुलेशन हैज बीन कॉइन्ड बाय रॉबर्ट स्कॉल्स। याद रखना दोस्तों, पोस्ट मॉडर्न एज में जो ये टर्म हमारा कॉइन किया गया फैबुलेशन टर्म, इट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट स्कॉल। किसने इसको कॉइन किया था? इट वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट स्कॉल। रॉबर्ट स्कॉल्स ने इसको कॉइन किया था और उनकी बुक का नाम था फैबुलेटर्स। इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक थी फैबुलेटर्स। फैबुलेटर्स बुक में इन्होंने, रॉबर्ट स्कॉल्स ने इस टर्म को दिया था। इस टर्म को, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट स्कॉल्स इन हिज बुक फैबुलेटर्स। कहां इन्होंने कॉइन किया था? फैबुलेटर्स बुक में इस टर्म को कॉइन किया गया था, ठीक है ना। ये टर्म कब कॉइन किया गया था? फैबुलेटर में। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें देखने को मिलता है टेम्पोरल डिस्टॉर्टेशन। टेम्पोरल डिस्टॉर्टेशन जो है एक फीचर है किस एज का? ये भी इसी एज का फीचर है, जो पोस्ट मॉडर्न एरा है हमारा, इसी का फीचर है टेम्पोरल डिस्टॉर्टेशन और डिस्टॉर्शन। ये टेम्पोरल डिस्टॉर्शन क्या है दोस्तों? किस चीज को टेम्पोरल डिस्टॉर्शन कहा जाता है? तो ये एक वैरायटी होती है जिसमें आयरनी को, सैटायर को, इनको हम एक वैरायटी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। आयरनी और सैटायर्स का यूज जब एक वैरायटी के रूप में यूज हो जाए और उसमें, जिससे क्या होता है, एक विविडनेस आती है दोस्तों, किसमें? अपने वर्क में। एंड दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। इसको टेम्पोरल डिस्टॉर्शन के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज टेम्पोरल डिस्टॉर्शन? द स्पेसिफिक यूज ऑफ सैटायर एंड आयरनी इन द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ लिटरेचर और द स्पेसिफिक वर्क ऑफ लिटरेचर। किसी स्पेसिफिक वर्क में बहुत स्पेशली और स्टाइलिस्टिकली इसको यूज करना, आयरनी और सैटायर को, वो टेम्पोरल डिस्टॉर्शन के रूप में जाना जाता है। उसको हम टेम्पोरल डिस्टॉर्शन के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों ये जो रियलिज्म था इस एज में, मैंने आपको बताया ही, जब आपको फैबुलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया मैजिक रियलिज्म। तो इस एज में मैजिक रियलिज्म हमें देखने को मिलता है। जो मैजिक रियलिज्म होता है वो भी हमें इस एज में देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों पैरानोला, याद रख लेना, पैरानोला। पैरानोला इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न एज। जो पैरानोला है ये भी इस एज का एक एसेंशियल फीचर के रूप में माना जाता है। अब ये पैरानोला दोस्तों होता क्या है? पैरानोला क्या होता है? पैरानोला इस थ्योरी को रिजेक्ट करता है कि देयर मस्ट बी सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ द थिंग्स। लाइक हम फ्री वर्ड्स की बात करते हैं तो फ्री वर्ड्स से काफी कुछ मिलता है पैरानोला। फ्री वर्ड्स में क्या होता है? फ्री राइटिंग स्किल होती है। ऐसे ही पैरानोला जो है, पैरानोला एक ऐसा टर्म है, लिटरेरी टर्म है, जो ये सजेस्ट करता है कि देयर मस्ट बी नो लिमिटेशन और बाउंड्री सेटअप फॉर लिटरेरी राइटिंग। लिटरेरी राइटिंग के लिए कोई सेटअप नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए और चीजें जो है ना फ्रीली होनी चाहिए। तो वो पैरानोला है दोस्तों।
तो वो पैरानोला जो है फीचर जो है हमें इस एज में देखने को मिलता है। कौन सी एज में? पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में हमें ये देखने को मिलता है पैरानोला। तो दोस्तों पैस्टिक की बात हम कर लें, फैबुलेशन की बात हम कर लें, इंटरटेक्चुअलिटी की बात हम कर लें, मेटाफिक्शन की बात हम कर लें, आयरनी और पैरोडी की बात हम कर लें, और इसके अलावा मैजिक रियलिज्म की बात हम कर लें, या फिर पैरानोला की बात करें, तो दीज ऑल आर दी traits, chief traits rather I would call, these all are the chief traits of post modern English literature। तो ये सारे चीफ ट्रेड्स है पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के। दिस पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन। ये क्या है दोस्तों? ये एक रिएक्शन है। और रिएक्शन किसके खिलाफ है? रिएक्शन है ये हमारा जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न एज के खिलाफ एक रिएक्शन आता है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? जिसको नाम देते हैं दोस्तों पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का हमने इसको नाम दिया। अब पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स हैं दोस्तों, कंटेम्प्रेरीज भी इतने हैं, इंडियंस भी इतने हैं, कनेडियंस भी हैं, अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं पोस्ट मॉडर्न एरा में। तो उन सभी जो राइटर्स हैं उनका मेन वर्क, राइटर्स का मेन वर्क और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारे एजेस कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना, और एजेस कहां तक कंप्लीट होते हैं? एजेस हमारे पोस्ट मॉडर्न एज तक कंप्लीट हो जाते हैं, और आज हम कंप्लीट कर भी चुके हैं। मैंने आपको ब्रीफ में सारे एजेस करा दिए हैं और उनका सबका निचोड़ आपको बताया गया दोस्तों। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एज, फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो सैक्सन से लेकर पोस्ट मॉडर्न एरा तक सारे का सारा आपको बताया गया है। तो उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब इसके बाद अब बनते हैं हमारे क्वेश्चंस उन पर आधारित कि कौन से राइटर्स रहे और कौन के वर्क क्या रहे। तो इनकी इमेज मैं आपको प्रोबेबली कल बिल्कुल सेंड कर दूंगा। मैं आपको कल सेंड कर दूंगा, डेफिनेटली सेंड कर दूंगा, प्रोबेबली नहीं कहूंगा मैं, डेफिनेटली आपको कल आपको मिल जाएगी इनकी लिस्ट, सभी राइटर्स के वर्क्स की अलग अलग एजेस में। उनको आपको अच्छी तरह से दोस्तों तैयार करना है। इससे पहले मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस दिए थे। मैं आपके साथ लाइव आने वाला हूं दोस्तों, और लाइव या तो मंडे में आपकी क्लास लाइव होगी या फिर ट्यूसडे में लाइव होगी दोस्तों। तो उस दिन मैं आपसे जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ाया है, वो सभी के सभी कहीं से भी मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। तो आप उनको तैयार करना है आपको। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको इमेजेस सेंड किए या फिर पीडीएफ सेंड किए हैं, जैसे कि राइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस वाले सेंड किए थे मैंने आपको, कैरेक्टर्स वाले क्वेश्चन सेंड किए हुए थे, और कुछ मेजर जो अचीवमेंट्स लिटरेचर के वो सेंड किए हुए हैं। तो वो सभी आपको अच्छी तरह तैयार करके रखने हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं भी ढीला ना होने दें, जरा सा भी आपको इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपको जो एग्जाम है, एग्जाम भी ज्यादा दूर नहीं है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, उसी हिसाब से उसी रणनीति को बनाकर आपको आगे बढ़ना होगा साथियों। तो उस रणनीति को आप बनाए रखें, अच्छी तरह आपको उसकी स्टडी करनी होगी, जो भी मैंने अभी आपको कराया है दोस्तों। अब एक काम करते हैं कि जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में बताया, या फिर मैंने आपको मिडाइवल एज, मिडिल इंग्लिश के बारे में आपको बताया, और इसके साथ साथ रेनेसा एज के बारे में आपको बताया। मतलब सभी एजेस आपको बताए गए। पहले तो आप मुझे ये बताना कि आपको जो भी समझाया गया है कि वो अच्छी तरह से समझ तो आया है, आपने उस चीज को समझा तो है अच्छी तरह से। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज का रिप्लाई करना होगा, और आपको मुझे बताना होगा कि आपको जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत से आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कराई है, और आपको उसको अच्छी तरह से तैयार करना होगा दोस्तों। जब हमने ये एक चीज ध्यान रख लेना, पोस्ट मॉडर्न एरा और आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड दोनों अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है। फर्स्ट एंड लास्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं और ज्यादा आ जाते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको एंग्लो सैक्सन्स भी बताया था, जो हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड है वो कब स्टार्ट हुआ था? 450 में स्टार्ट हुआ था, और कब तक चला था? 1066 तक एंग्लो सैक्सन पीरियड चला था। अभी जो एंग्लो सैक्सन्स पीरियड था दोस्तों, इसमें जो एंग्लो सैक्सन्स थे ये कहां से आए थे? ये दोस्तों जर्मनी से आए थे ये, और ये सेटल्ड कहां हो गए थे? ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हो गए थे। जो सैक्सन्स थे कहां सेटल हो गए थे?
ग्रेट ब्रिटेन में सेटल हो गए थे। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया 3 ट्राइब्स में बटे हुए थे, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। 3 ट्राइब में ये लोग एंग्लो सैक्सन्स जो थे ये स्पेशली बटे हुए थे। 3 ट्राइब्स में कौन कौन से थे? एंगल्स थे, सैक्सन्स थे और जूट्स थे। और इसके जो राइटर्स थे इस एज के वो एनोनिमस थे। अधिकतर राइटर्स एंग्लो सैक्सन्स में कैसे रहे? एनोनिमस राइटर्स देखने को मिले। और मैंने आपको ये भी क्वेश्चन बताया था कि कैडमन्स हिम्स जो है ये एज पर द बीड बहुत स्पेसिफिक वर्क और मोस्ट सर्वाइविंग वर्क माना जाता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड का। इसके साथ साथ बियोल्फ जो वर्क है ये भी बहुत स्पेशल वर्क माना जाता है। मोस्ट फेमस वर्क जो है वो बियोल्फ माना जाता है एंग्लो सैक्सन सोसाइटी का, एंग्लो सैक्सन पीरियड का। बियोल्फ जो है बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही स्पेशल वर्क है अपने आप में। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि उस समय क्या होता था, उस समय कुछ ग्रुप ऑफ सिंगर्स वगैरह होते थे और जिनको स्कॉप्स का नाम दिया जाता था। अभी स्कॉप्स क्या करते थे? ये गाना गाया करते थे या कविता गाया करते थे और इन द एप्रिसिएशन, किसकी एप्रिसिएशन में? जो डेड पीपल होते थे, जो उन्होंने के जो अचीवमेंट होते थे लाइफ में, उनकी एप्रिसिएशन में ये लोग गीत गाया करते थे, गाने वगैरह गाया करते थे। तो ये वो काम किया करते थे। तो एंग्लो सैक्सन्स जो हमारा पीरियड रहा इस एज में अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो इस एज में हमारा ओल्ड जो रिलीजियस बिलीफ्स थे, क्रिश्चियनिटी बेस्ड था, उस पर ये ज़्यादा वर्क लिखे गए। और ये जो लोग थे दोस्तों ये जर्मन लैंग्वेज से हाईली इम्पैक्टेड थे। इसके बाद फिर मैंने आपको मिडिल इंग्लिश के बारे में बताया था। मिडिल इंग्लिश जो है वो जस्ट 1066 से स्टार्ट हुआ, 1500 तक चला। और ये जो मिडिल इंग्लिश, मिडाइवल इंग्लिश लिटरेचर था, इसमें भी जैसे यहां पर ये 3 बटे हुए थे, ऐसे ही यहां पर फ्यूडलिज्म की थ्योरी अप्लाई की गई थी। अब फ्यूडलिज्म में क्या था? फ्यूडलिज्म में 3 पार्ट थे। एक तो नोबलमैन थे, दूसरे आपके एक नोबलमैन था एंड द वन आई एम जस्ट मिसिंग, एक वर्ड मैं मिस कर रहा हूं, एंड द सेकंड नोबलमैन और वन इज ऑल्सो आई एम जस्ट मिसिंग दैट वन। सो इसके साथ साथ तीसरा जो था वो पीजेंट था, याद आ जाएगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो तीसरे उसमें पीजेंट थे, मतलब 3 वर्गों में ये बटे हुए थे। हाँ याद आ गया दोस्तों, क्लैर्गीमैन, क्लैर्गीमैन, नोबलमैन और पीजेंट्स। ध्यान रखना, क्लैर्गीमैन, नोबलमैन और पीजेंट्स जो थे ये 3 वर्ग में बटे हुए थे। अब जो ये क्लैर्गीमैन और नोबलमैन थे ये पीजेंट से काम कराया करते थे और इनको फिफ मिला करती थी। और फिफ कौन देता था? फिफ राजा ग्रांट करता था, किंग ग्रांट करता था फिफ। ध्यान रखना दोस्तों, फिफ किसके द्वारा दी जाती थी? राजा के द्वारा दी जाती थी। किसको दी जाती थी? फिफ दी जाती थी नोबलमैन को और क्लैर्गीमैन को। और इस पर काम कौन करता था? पीसेंट्स लोग करते थे, किसान लोग करते थे। तो दोस्तों ये फिफ क्या थी? फिफ वॉज अ पीस ऑफ लैंड। ये पीस ऑफ लैंड हुआ करता था, भूमि का एक टुकड़ा हुआ करता था जिस पर ये लोग काम कराया करते थे, जो ये लोग थे। और ये जो एज था दोस्तों, इस एज में फ्रेंच का बोलबाला था, लेकिन इंग्लिश का कम बोलबाला नहीं था, क्योंकि जो पीजेंट्स पीपल थे या फिर कॉमन पीपल थे वो इंग्लिश को वरीयता देते थे। तो पूरी तरह से इंग्लिश जो थी वो एक डोमिनेट लैंग्वेज के रूप में यहां पर आने लगी थी। और रोमन कैथोलिक चर्च जो थी उनकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी थी। सब कुछ इस प्रकार से मतलब चीजें बदल रही थी। और एक तरह से जो ये प्लेग था, ब्लैक डेथ था, ब्लैक डेथ जो कि प्लेग की बीमारी थी, वो भी एंटर कर चुकी थी। तो लेकिन ये जो धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, व्यतीत हुआ, तो ये जो ब्लैक डेथ था ये एक आपदा ना बनकर आपदा के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी बना अंग्रेज लोगों के लिए, जो कि रेनेसा में हमें पता चलता है। रेनेसा क्या बना था? रेनेसा इज रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। यूरोप में जो ग्रीक की प्राचीन संस्कृति पद्धति का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो रेनेसा कहलाया था। अब रेनेसा जिसको एज ऑफ शेक्सपियर और इसको एज क्या कहते हैं, शेक्सपियरियन एज, रेनेसा एज, जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये ब्लैक डेथ इसका मेन कारण था रेनेसा का, जो जिसने इसको इन्फ्लुएंस किया था, जिसके आने का कारण रहा रेनेसा के। इसके अलावा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी इसका एक मेन रीजन रहा, कस्तूरीपल का पतन। और इसके अलावा दोस्तों इस एज में बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए, जैसे कि कंपास का इन्वेंशन होना,
और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होना, विलियम कैक्सटन जो कि एक जर्मन थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन इसमें किया था। इसके अलावा इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी टू, एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अगर जो हम देखें तो वहां पर वास्को डिगामा भारत आए थे और कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके साथ साथ दोस्तों जो एक किंग हेनरी सेवंथ के हम देखें कि किस प्रकार से उन्होंने बिजनेस को, व्यापार को प्रमोट किया, तो वो सारी चीजें इस एज में देखने को मिली। और जो पैसा उन्होंने मतलब कमाया, जो व्यापार का पैसा आया, उसको रेनोवेशन ऑफ इंग्लिश चर्च में यूज किया गया। एजुकेशन के फील्ड में जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज थी, उनके नेटवर्क ऑफ कॉलेजेस बनाए गए। तो बहुत कुछ था, एक बहुत बड़ा एज था रेनेसा एज। दोस्तों सारे एजेस में आपको करा चुका हूं, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको कराए हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स के साथ आपको कराए हैं। अब आपको करना क्या है, आपको वो सभी एजेस का एक अच्छा रिवीजन करना है, ताकि जब आपकी लाइव सेशन हो, लाइव क्लास हो, तो आप कहीं भी फीके ना पड़ जाए और आप अपने एग्जाम में भी झंडे गाड़ कर आए। तो अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, उसको याद कर लेना। और जो अदर क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूं राइटर्स एंड वर्क्स के भी, लेकिन जो अदर क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। और मैं कल सेंड कर पाऊंगा दोस्तों उन्हें, तो कल मैं आपको वो जो सारे के सारे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ इमेजेस जो इस फॉर्म में भी आपको मिलेंगे, वो कल आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज मैं इतना ही रखना चाहता हूं क्योंकि हमारा एज खत्म हुआ है और कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए ऐसा होता है कि एक मूड बनाना होता है, मूड क्रिएट करना होता है, अपना नहीं। अब मैं स्टूडेंट्स की, आपकी यानी कि आपकी बात कर रहा हूं दोस्तों, कि जितना आपको कराया पहले उसे आप अच्छी तरह कवर करें, फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो लेकिन आपने देखा होगा कि कितने कम समय में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। तो इसी तरह से आगे भी बढ़ेंगे। अब क्या है, अब आपको किस तरह से मुझे पढ़ाना है, ये भी मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं। अब इसके बाद अब मैं आपको मिसलेनियस पढ़ाऊंगा दोस्तों। जहां से भी मुझे लगेगा ना कि ये चीज आ सकती है, पूछी जा सकती है, तो वो मिसलेनियस वे में आपको चीजें बताई जाएंगी, चीजें समझाई जाएंगी। हम ऐसे नहीं पकड़ने वाले कि आज हमने वर्ड्सवर्थ पकड़ लिया, कल शेक्सपियर पकड़ेंगे, इसमें तो पकड़ते ही रह जाएंगे, फिर ना वर्ड्सवर्थ पूरा हो पाएगा ना शेक्सपियर पूरा हो पाएगा। अब तो केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं से भी जो पूछा जा सकता है, जो स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में, वो आपको बताया जाएगा और दिया भी जाएगा। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके भी जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।